अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। इन दी प्रीवियस सेशन हमने डिटेल डिस्कशन की थी ऑन वेरियस एआई टूल्स और उनका इस हवाले से जजमेंट कॉल दी थी कि किस तरह से ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेरियस रिसर्च domains and subdomains, because we need to read, we need to write, we need to present. So there are some effective tools which can give you a fast options to do these certain things. सो पॉइंट ये था कि आप बिल्कुल इन इन सारे टूल्स को यूज करें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब यूज करें तो उसको हाईलाइट करें कि मैं यूज कर रहा हूँ। और जो आपके रिव्यूअर्स हैं दे शुड टेक इट विद द ओपन हार्ट्स। अगर टीचर्स हैं, अगर आपके सुपरवाइजर्स हैं, अगर आपके रिसर्च पेपर के एवेल्युएटर्स हैं, थीसिस के एवेल्युएटर्स हैं, दे शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि दीज पीपल आर having the equal opportunity just like their counter guys in any other country who are English speaking nations. सो वो जो एक फिनोमेना लैक करता था एक एशियन स्टूडेंट के अंदर कि इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता, इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख नहीं पाता, तो वो आपको फैसिलिटी जो है वो आपके टूल्स दे देते हैं और आपको एक जंप स्टार्ट दे के आपको आगे लेके इक्वेट कर देते हैं विद द अदर पीपल। अगेन मैं हाईलाइट करूंगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू यूज इट देन मेंशन इट, हाईलाइट इट कि आई हैव यूज्ड, यहाँ मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और अगेन पर्पस ऑफ दिस टूल इज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड स्ट्रक्चर। देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस, कि ब्रेनस्टॉर्म करना है, मेक यूज ऑफ द अवेलेबल टूल्स। बिकॉज इंसानी दिमाग है, 10 में से 5 चीजें आती हैं, दिमाग में 5 नहीं आती। तो वो 5 चीजें आपको ये टूल्स बताएंगे, तो उनको आप मद्देनजर रखें और फिर अपने अपने आप को उस पर अप्लाई करें, उसकी इम्प्रूवमेंट करें। फिर ये कि जब आप अपना डिजाइन कर लें और उसको आप समझते हैं कि जी मैं इसको सीक्वेंस ये रखूंगा कि 1 2 3 मेरा सीक्वेंस ये है, तो प्रोबेबली आपको टूल्स ही बता सकते हैं नहीं जी 1 2 3 इज नॉट द राइट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस इज 1 6 2 7 3 4। एंड देन यू अगेन गिव योर थॉट कि हाँ यार ये ठीक कह रहा है, बिकॉज इट हैज गॉट maybe more available experiences. So let me give again a brainstorm and then I can structure like this. ये सारे टूल्स आपको बहुत अच्छा काम करके देंगे, बट इनमें जो चीज़ मिसिंग होगी दैट इज द ह्यूमन टच। इमोशंस मिसिंग होंगे। अभी तक इतना अच्छा कोई टूल नहीं है जो आपको इंसानी तौर पे रिस्पॉन्ड करे। और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल कल परसों एक मेरे जहन में आ रही थी, अभी नहीं, अभी निकल गई है। जैसी आएगी तो मैं आपसे जिक्र भी करूंगा कि किस तरह से एक एक टूल और एक इंसानी दिमाग में फ़र्क होता है और वो किस तरह से बिहेव करता है इसके अंदर, और वो वेरिएशन जो है वो आपको उस एग्जाम्पल से बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। लेकिन ये के बहरहाल वी नीड टू ब्रिंग इन दी इमोशंस, दी पैशन फ्रॉम आवर ओन हार्ट। वो जो हार्ट है, दिमाग है इसके अंदर, दिल नहीं है। ठीक है, तो वो जो दिल का वाला कॉन्सेप्ट लाना है वो इंसान ने खुद लाना है। और इन टूल्स को इस्तेमाल करके आपसे अगर पहले काम 1 घंटे में कर रहे थे, अब आप 2 मिनट में कर लेंगे, तो बाकी के 48 मिनट्स 58 मिनट्स किसी और अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो उस हवाले से इसको लेके चल रहे, तो हमने उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप उनको जाके आपने देखा भी होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम्स के अंदर। आज हम कुछ और राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो शायद हमने लास्ट क्लास में नहीं की थी। और कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग्स के पर्सपेक्टिव से कुछ बात करते हुए देन आई मूव ऑन टू दी पेटेंटिंग एंड कमर्शलाइजेशन इफ टाइम परमिट्स। वी हैव ऑलमोस्ट लेफ्ट 3 क्लासेस आफ्टर दिस। द एग्जाम इज ऑन 19th, स्टार्टिंग फ्रॉम 19th में प्रोबेबली। So ये आज की क्लास है and we have 3 more classes. So I'll try to finish off the content today and the next class. And then I'll be taking on your presentations from 15th week and 16th week, जो कि आपने अपने टॉपिक पे देनी है फाइनल presentations, जिसका जो पैटर्न है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उस टेम्पलेट पे अपने आप को आप इन 2 हफ्तों में अलाइन करें और हम उसको फिर आज के बाद जो थर्ड वीक आएगा, दैट इज इफ आई टेल यू द एग्जैक्ट टाइमलाइंस। सो 10 मई वाले जो आपका क्लास होगी, 10 मई और 17 मई, इन 2 वीक्स में हम आपकी फाइनल प्रेजेंटेशंस लेंगे। सो ये 2 वीक्स आई ट्राई टू फिनिश ऑफ वट एवर इज लेफ्ट। और बाकी आपने जो समरीज अपनी दे रहे हैं, अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं की हैं, लेक्चर्स किसी के पेंडिंग है, तो देख के उनको आप उनकी समरीज भी बना लें और वो मुझसे शेयर कर लें। ठीक है।
मिड टर्म रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और चेक भी कर चुके हैं। टॉपिक्स आपके फाइनल हो चुके हैं, उन पे एक इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सब एक ने दे दी है। जिन्होंने नहीं दिया है वो अब फाइनल प्रेजेंटेशन में ही अपीयर होंगे और अकॉर्डिंगली थोड़ा उनको जो उनको कुछ ना कुछ मुझे पेनलाइज करना पड़ेगा जस्ट टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज जो कि शुरू से साथ हैं। तो वो जहन में रखें वो लोग। बट ये कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आई ट्राई के दे आर ग्रेडेड वेल। So this is as far as some of the related information is concerned. So let me go towards today's slides content, or let's discuss those. रिसर्च प्रपोजल के जो सेक्शंस होते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं ना कि कौन कौन से सेक्शंस आपने किस तरह से लिखने हैं। जी ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थीसिस segments and their importance. इससे पेश तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि other people as well. Okay. Okay, so as far as any skeleton thesis or research paper is concerned, these are the contents which you will find out in all the thesis and their compact version in a regular research paper. So इस पे इनकी इम्पोर्टेंस के परस्पेक्टिव से बिकॉज यू आर इन द राइटिंग फेज, अब आप लिख रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट भी आप बना रहे हो, उसी की एक्सटेंशन होती है थीसिस लिखना। जब आप अपना काम करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लाइक द फर्स्ट चैप्टर वुड बी योर इंट्रोडक्शन चैप्टर, the second chapter would be your literature review chapter. The third chapter would be the proposed methodology chapter. The fourth chapter would be results and discussion chapter. The fifth chapter would be the conclusion chapter, followed by references. और कुछ इनके इनसे इनके कुमाहे के और लाहे के यानी कुछ चीज़ें पहले लगेंगी, कुछ चीज़ें बाद में लगेंगी। उनमें आप टाइटल पेज होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट का एक पेज होता है, और अल्टीमेटली एंड के ऊपर आपने कुछ एक्नॉलेजमेंट्स देनी हो या कोई अपेंडिसेस अटैच करने हो तो वो अटैच करते हैं आप थीसिस के अंदर। तो इनके हवाले से कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। अ, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन दी वेरियस पर्सन्स with whom you are working and with the universities you are working, कुछ चीज़ें आप ऐड और डिलीट करते हैं। सो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ एनी और ऑल ऑफ दीज जिसको हम फोकस करते हैं वो हमारा टाइटल होता है। द टाइटल इज द वन, बिकॉज जब आप लिख रहे हो तो आपकी ख्वाहिश है कि इस लिखाई को लोग एक्सेप्ट करें। somebody should be later on reading it and quoting it, citing it. आपके रिसर्च पेपर से मकसद आपका ये होता है। तो ख्वाहिश हमारी ये होती है कि जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसे लोग बाद में अट्रैक्टिवली पढ़ें। और पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ इज़ दी फेस वैल्यू।
जैसा इंसानों में है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी शक्ल शायद देखते हैं, वो अच्छी होती तो आपको दिल करता है कि मैं उससे बात करूं। ऐसे ही है ना, तो सेम इज द केस विद रीडिंग स्टफ एज वेल। एक किताब है, आपको उसका सरवर्क अच्छा लगेगा, उसकी आपको फ्रंट टाइटल अच्छा लगेगा तो आप किताब को खोलेंगे, अदरवाइज शायद आप किताब को हाथ ही ना लगाएं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिसर्च पेपर में उसका टाइटल है, इस पे एफर्ट होनी चाहिए। और टाइटल के लिए हमें एक अंदाजा है, मैंने बार बार जिक्र करता भी रहा हूँ कि उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाजमी नज़र आनी चाहिए। एक आपकी प्रॉब्लम के कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हो, और सेकंड इज द सोल्यूशन जिससे आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके कीवर्ड्स लाजमी होने चाहिए। तो ये अगर चीज़ें हैं, और अगेन टाइटल के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा एब्रीवेशन नहीं होनी चाहिए, कोशिश करके कि जो कॉमन नहीं है। तो अवॉइड दी एब्रीवेशंस, अवॉइड कंफ्यूजन्स, कीप इट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंसाइज, कम से कम वर्ड्स के साथ आपका टाइटल होना चाहिए। सो बहुत सारी किताबें जो आप पढ़ते हैं, आपको नजर आएगा कि उसके शॉर्ट प्रिसाइज टाइटल की वजह से आप उसको पकड़ लें, ये अच्छी किताब लग रही। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइटल के बारे में आपने ये चीज़ ख्याल करना है। ओके, जो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा हम देखते हैं कि जो आपके टाइटल को देखते हैं उनमें से 87% लोग आके आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। 100% लोग आपके टाइटल को देखेंगे, टाइटल अट्रैक्टिव लगेगा तो 87% लोग जाके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर डॉक्यूमेंट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। इट शुड बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी वेल रिटन। एब्स्ट्रैक्ट में होना क्या चाहिए? हाँ जी, हमजा। Sir, introduction to the problem, the gap you are trying to address, uh, जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं उस गैप को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद आपकी जो डेटा सेट है उसको भी मेंशन करना है। और टुवर्ड्स द एंड आपने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से इंक्लूड किए हैं विद एक्यूरेसी, जो आपने मैट्रिक्स यूज किए हैं, मैट्रिसेस यूज किए हैं वो। और इफ पॉसिबल थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट एक बनना है। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन लगाता हूँ इसके ऊपर। यू सीम ओके, आप जब ग्रो करते हैं तो आप कुछ भी लिखें, नो बडी विल आस्क यू कि आप क्या लिख रहे हो। बट एब्स्ट्रैक्ट में अगर हम कहें कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, द एब्स्ट्रैक्ट शुड ओनली कवर व्हाट इज योर मेथड। इट शुड फोकस ऑन योर मेथडोलॉजी कि आपने कैसे किया ये काम, because problem introduction is going to come with an introduction section. No need in the abstract to mention the problem at all. तो problem लाने की जरूरत नहीं है। यस, एक लाइन में आप शुरू में थोड़ा प्रीमाइज देने के लिए कि ये मसला है, बट स्ट्रेट अवे देन यू शुड मूव ऑन टू द सॉल्यूशन एंड इट्स डिटेल्स। फोकस शुड बी ऑन द मेथडोलॉजी एंड देन इट्स एडवांटेजेस। दो पंच लाइन्स होती हैं एब्स्ट्रैक्ट की जिसको फॉलो करना चाहिए। एक आपका जो प्रपोज्ड मेथड की जो डिटेल्स हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, एंड देन इट्स एडवांटेजेस, से उससे फायदा क्या हो। ठीक है, बाकी चीजें हाँ आहिस्ता आहिस्ता जब आप ग्रो करते हैं तो आप कुछ भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट को इस तरह से लिखा जाए। और एब्स्ट्रैक्ट को कभी भी पहले नहीं लिखा जाता, ये सबसे पहले होता है आपके डॉक्यूमेंट में, बट इट इज रिटन एट द एंड, वंस एवरीथिंग इज डन, सारे चैप्टर्स लिख चुके हैं, सारे सेक्शंस लिख चुके हैं, देन यू गो बैक एंड राइट योर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए सबसे आखिर में लिखा जाता है, और उसको फोकस रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग आके इसको देखेंगे। थर्ड सेक्शन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर पंच लाइन्स आई डिस्कस्ड कि देयर आर थ्री पंच लाइन्स। आपको मैंने टारगेट भी दिया था, आपने वो डॉक्यूमेंट अपना तैयार भी किया, कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया डॉक्यूमेंट। इसमें तीन चीजें आप मेंशन करते हैं। यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, राइट, देन you give the significance of the problem. By significance you give two things. You give the stats of that problem by mentioning के इतने परसेंट लोग, इतनी पॉपुलेशन, इतना सैंपल साइज, इतनी दुनिया, ये सारी चीजें जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, stats of that problem, and then the related research paper which are benchmark papers from various regions which indicate कि ये प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ लोकल प्रॉब्लम। ये कोई चीचू की मलिया में नहीं मसला सिर्फ हो रहा है, या सिर्फ गिलगित का मसला नहीं है, या सिर्फ जो है ना वो रावलपिंडी का मसला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का प्रॉब्लम भी है, ये अफ्रीका का प्रॉब्लम भी है, ये चाइना का भी है, ये एशिया का भी है। तो डिफरेंट रीजन से जो बेंचमार्क पेपर्स आपको समझ आते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, वो आप वहाँ पे इंक्लूड करते हैं विद रेफरेंसेस। बोथ थिंग्स विल कन्वे द सिग्निफिकेंस ऑफ योर problem, and then it's followed by the introduction of your solution. You introduce your solution, right? So ये तीन चीजें यहाँ पे होती हैं। प्लस यू कैन ऑलवेज गिव द
objectives of your work and the research questions if you intend including here, तो यहाँ पे आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो चॉइस होती है, उसको आप मूव कर सकते हैं। कुछ लोग उसको प्रपोज मेथडोलॉजी में भी डाल लेते हैं, कुछ लोग उसको लिटरेचर रिव्यू के एंड पे भी डाल लेते हैं। लेकिन ये दो आइटम्स हैं, रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, विच आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवरी प्रॉब्लम। प्रेफरेबली कहना चाहिए कि इसको इंट्रोडक्शन के अंदर आपको डिस्कस कर लेना चाहिए कि मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मेरे रिसर्च क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है। लेकिन तीन मेन चीजें यहाँ जो डिस्कस होती है, यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन यू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सोल्यूशन। इस पे जो स्टैटिस्टिक्स दुनिया की है वो कहती है कि जो पढ़ने वाला है उसमें अगर 100% लोगों ने आपका टाइटल देखा है, 87% लोगों ने आपका एब्स्ट्रैक्ट देखा है, तो अराउंड 43% लोग, 40+ एक रेशियो है जो कि इंट्रोडक्शन को पढ़ती है। ठीक है। अब ये परसेंटेज की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने लिखना तो सबको अच्छे तरीके से है, लेकिन अगर आपके जहन में हो कि यार इसको कितने लोग आके पढ़ने वाले हैं, तो शायद उस लिहाज से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप, या उतनी उतनी इज्जत देते हैं उस सेक्शन को, उतनी एफर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा एफर्ट टाइटल पे लगनी चाहिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे लगनी चाहिए, और फिर इंट्रोडक्शन। अभी तक इंट्रोडक्शन आपको समझ आ रहा है कि जी 43% लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन इज क्लियर। उसके बाद आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू चैप्टर भी लिखते हैं, मतलब चैप्टर है इनफैक्ट, पेपर के अंदर सेक्शन होगा। सब कुछ लोग उसका बैकग्राउंड भी डाल देते हैं, बैकग्राउंड एंड लिटरेचर रिव्यू भी लिखते हैं। कुछ लोग इंट्रोडक्शन में भी बैकग्राउंड लिखते हैं। तो बैकग्राउंड इज एनीथिंग विच इज ऑलरेडी नोन, एंड वो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेस और जगह है तो उस लिहाज से नबी आप शायद डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो आपकी चॉइस है। आप इसको रेफर अपने अपेंडिसेस में भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें जैसे। वो अपने अपने लिहाज से लोग चेंज करते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इज द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू अगेन, जिस तरह हमने बात की थी कि हमारी कुछ रूल ऑफ थम्स हैं। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं फॉर अ रिसर्च प्रपोजल, द नंबर ऑफ पेपर्स विच यू शुड डिस्कस इज अराउंड 20 पेपर्स, 20± पेपर्स आप डिस्कस करते हैं जब आप अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, थीसिस 1 वाला डॉक्यूमेंट। जब थीसिस लिखते हैं मास्टर्स लेवल पे, तो अराउंड 40+ रिसर्च पेपर्स आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर होने चाहिए। पीएचडी के अंदर ये नंबर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। ठीक है, 3, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई ऑल दी नंबर्स जो मास्टर्स वाले विद 3। एक जनरल रूल ऑफ थंब फिगर है कि आपको वहाँ पे अगर आप प्रपोजल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो अराउंड आपके 60+ रेफरेंसेस होंगे, और अगर आप थीसिस दे रहे हैं तो अराउंड आपके पास 120, और इस तरह से 150 के आसपास आपके रेफरेंसेस वहाँ पे आपको कंसिडर करने चाहिए। और ये वो रेफरेंसेस हैं जो कि रिलेटेड सोल्यूशंस हैं, आपकी तरह के सोल्यूशंस हैं। रिव्यू पेपर्स, एनी बैकग्राउंड पेपर्स, दे आर एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दैट। वो आप 2, 5, 10, 15 जितने पेपर्स आप पढ़ें आपने आप डालें। लिटरेचर रिव्यू की स्टैट्स ये कहती है कि इसको पढ़ता कोई नहीं है। ठीक है। जो पढ़ने वाला बंदा है वो इसको स्किप करके आगे जाएगा। लेकिन ये कि जो रिव्यूअर्स होते हैं, इवैल्यूएटर्स होते हैं, वो आपके लिटरेचर रिव्यू को तो नहीं पढ़ते, लेकिन उसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं उस रेफरेंस सेक्शन को जाके जरूर देखते हैं। तो एनी पर्सन हु इज इवैल्यूएटिंग योर रिसर्च पेपर, he will see your title, he will go through the abstract, and then he will see your references before going into the methodology section कि इसने किया क्या। तो रेफरेंसेस जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि रेफरेंसेस को किसी एक स्टैंडर्ड पे आपने फॉलो भी करना है, और अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। तो उनको देख के अंदाजा हो जाएगा एक एक्सपीरियंस बंदे को कि ये रेफरेंसेस जो है वो अच्छे जर्नल्स, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, या बस टोटल वाली कॉन्फ्रेंसेस हैं जो इंडिया में हुई हुई हैं या चाइना में हुई हुई हैं। मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जो कि थोड़े से लोगों को उससे एक आइडिया हो जाता है कि ये कोई अच्छे एरियाज में चीज़ें नहीं हुई हुई, जर्नल्स बहुत ही ऑब्सोलीट किस्म के हैं, या सो a better quality journal, a better quality conference, and their standard, I mean to say by standard के आप API स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, IEEE स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड है सब पेपर्स के अंदर। एक पेपर आपने रेफर किया, अगर सेकंड नेम फर्स्ट किया, दूसरे पेपर में भी सेकंड नेम फर्स्ट किया, टाइटल को अगर आपने बोल्ड किया तो सारे टाइटल्स बोल्ड हैं, यानी मिस एंड मैच चीज नहीं है। कोई ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो है ना कोई इसने कट पेस्ट किया हुआ, कुछ कहीं से उतार कर डाल दिया, कुछ कहीं से, तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बिकॉज बाज इतने ज़्यादा इनफ्लक्स होता है एवेल्यूटर्स के पास कि इन बेसिक वजूहात की बेस पे पेपर्स या काम रिजेक्ट हो जाते हैं, आगे नहीं जाते लोग कि जी ये तो बस इसने होमवर्क ही ठीक नहीं किया। ठीक है।
तो इसलिए रेफरेंसेस के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, जस्ट लाइक दी एब्स्ट्रैक्ट, जितना एब्स्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस है उतनी ही आपके रेफरेंसेस की इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए विद दिस बैकग्राउंड के लिटरेचर रिव्यू में ये चीज़ है। लिटरेचर रिव्यू के लिखने का तरीका हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक पेपर भी दिखाया था किस तरह से आपने उसकी लैंग्वेज को मिक्स एंड मैच करना है, एक सिंगल स्टाइल में नहीं लिखना, घुमा फिरा के कभी कोवर्कर्स के साथ, कभी कोलीग्स के साथ, कभी नाम लेके कभी नाम ना लेके, ताकि इंटरेस्ट कायम रहे एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर। इसके एंड पे आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या गैप्स आपकी नज़र में आपको मिले हैं इस रेफरेंस सेक्शन के बाद इन दीज एरियाज जो कि आपने पढ़े हैं। तो गैप एनालिसिस जो है वो इंक्लूड की जा सकती है एट द एंड ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन और लिटरेचर रिव्यू चैप्टर। ठीक है जी। और इसकी बेस पे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकलती है, क्योंकि जी मैंने गैप्स देख लिया, मैंने एग्जिस्टिंग काम भी पढ़ लिया, अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी जो कि आपने आपके काम आएगी विद इन योर प्रपोज मेथडोलॉजी सेक्शन, जो कि अगला सेक्शन है। मेथड्स एंड रिजल्ट्स वाला जो चैप्टर है ये सेक्शन है। मेथड्स और रिजल्ट्स वाला जो चैप्टर है इसको अराउंड 10% लोग पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपके काम को रेफर करेंगे, क्योंकि अब आप पूरा पेपर पढ़ रहे हैं। तो मेथडोलॉजी रिजल्ट्स के अंदर आपने जो इसका नाम है, इट इज दी मेथडोलॉजी एंड रिजल्ट्स। पेपर्स में बाज़ औक़ात सिर्फ पहले एक मेथडोलॉजी सेक्शन मेंशन होता है, फिर रिजल्ट सेक्शन सेपरेट होता है। तो अब आप जब मेथडोलॉजी सेक्शन लिखने जाएं, तरीका अच्छा ये होता है कि आप एक ब्लॉक डायग्राम से शुरू करें, उसके मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन करें और मेथड को डिटेल में बताएं इन दी मेथड सेक्शन। वहां पे कोई रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए, कोई कंपैरिजंस नहीं आने चाहिए, सिर्फ मेथड की बात हो कि मेथड ये है, ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ये उनकी इक्वेशंस हैं, मे बी उनका कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर लें। और फिर जब रिजल्ट सेक्शन पे आए तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन उसको आप नाम देते हैं। दिस इज द फोर्थ चैप्टर, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। यू प्योरली डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कैसे इंप्लीमेंट किया, किस डेटाबेस को यूज किया, किस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, क्या कंस्ट्रेंट्स थे, क्या एनवायरनमेंट थी, रिजल्ट्स जो आए उनके क्या बेंचमार्क्स हैं। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की मैथमेटिक्स वहीं पे डाली जा सकती है अगर आपने बैकग्राउंड में नहीं डाली हुई। और फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स के कंपैरेटिव ग्राफ्स, टेबल्स, एवरीथिंग कम्स इन द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन चैप्टर और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन। पढ़ने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, सॉलिड लोग हैं, जो कि अब आपके काम को रेफर करेंगे। ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग 100 लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ तक 10-12% लोग ही आते हैं। ये परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है अगर आपने अपने इनिशियल सेक्शंस को अच्छा लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखा हुआ है और आपका टाइटल अच्छा है, तो ये नंबर या ये परसेंटेज बढ़ जाएगी, बट एवरेज इसी नंबर पे आता है। एंड देन द लास्ट चैप्टर और सेक्शन इज कंक्लूजन, which is read by around 50 to 60% people, because again वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिव्यूअर्स के लिए या एवेलुएटर्स के लिए, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट के बाद कंक्लूजन सेक्शन को पढ़ेंगे। कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट में एक बेसिक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कंक्लूजन जो है सर वो बिलाल। पूरे पेपर को कंक्लूड करता है। यूजुअली इसी पैराग्राफ्स पे उसको हम करते हैं। शुरू पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन क्या ही ऑलमोस्ट समरी होती है कि प्रॉब्लम क्या था और उसका सोल्यूशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था। जो सेकंड पैराग्राफ होता है वहाँ पे पूरी मेथडोलॉजी को समराइज करते हैं अलोंग विद जो कि मेन रिजल्ट्स हैं हमारे। और जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम पहले बात करते हैं जो चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं हमारे काम के अंदर। और उसी पैराग्राफ के जो सेकंड पोर्शन होता है उसके अंदर हम फ्यूचर डायरेक्शंस जो इस काम की हैं जो खुद हम करना चाहते हैं या जो प्रोस्पेक्टिव रिसर्चर्स हैं उनके लिए जो हम सजेस्ट करते हैं। जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। अगर मैं इसमें कहूँ कि फोकस किस पे ज्यादा करेंगे, तो कंक्लूजन सेक्शन के अंदर आप फ्यूचर वर्क पे फोकस करते हैं। ठीक है। आप मुनासिब तौर पे अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे शॉर्टली सा, बट अचीवमेंट्स आप एब्स्ट्रैक्ट में बता चुके हो और अंदर भी बहुत हद तक डिस्कस कर चुके हो, तो अब अचीवमेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे फोकस रहना चाहिए आपके फ्यूचर टास्किंग, या आप कहें कि आपके शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर, कि मैंने कुछ चीजें इसमें उस तरह से नहीं ले सका जो कि मेरे आगे काम में आ सकती हैं। बट अगेन डेफिनेटली आपने कुछ अचीवमेंट्स को डिस्कस करना है और फिर आपने आ जाना अपने फ्यूचर वर्क के ऊपर कि जी ये भी आगे जो काम करने वाले हैं वो ये हो सकते हैं। तो कंक्लूजन में और एब्स्ट्रैक्ट में ये फर्क होता है। ठीक है मोहम्मद नबी, बताओगे जरा क्या फर्क होता है एब्स्ट्रैक्ट में और कंक्लूजन में? मैंने तो बताया, तुमने सुना क्या? उर्दू में बताया, उर्दू तो आता है ना? 20 साल आते हैं। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं? सर
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हम जिसमें जो टॉपिक्स हम सिलेक्ट करें उसके पूरा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और मेथोडोलॉजी लिखते हैं सर, सिग्निफिकेंस लिखते हैं सर, ये चीज़ हम एब्स्ट्रैक्ट में? ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ये तो नहीं करते हम। सर वो आपने बताया कि ऑक्सफोर्ड में जो हम कर रहे हैं हम चीज़ मेथोडोलॉजी सर, हाँ। जो हाँ हाँ, और सिग्निफिकेंस तो गौर से सुनना है ना जब मैं कह रहा हूँ, ठीक है? जाके लेक्चर दोबारा देख लें। नोट भी नहीं कर रहे हो तुम, हमारे पास सारे ला रहे हो सिर्फ। फोन भी देख रहे हो तो। अफगानिस्तान तो नहीं कनेक्ट हुए इस टाइम? जी सर। है? जी सर। अफगानिस्तान से तो नहीं कनेक्ट हुए? तुम्हारे पेरेंट्स वहीं पे हैं, अफगानिस्तान में? जी जी। और शादी वादी हुई हुई है? नहीं हुई है? चलो, ठीक है। तो ये जरा फोकस गौर से सुनो, ठीक है? सो आई होप दिस मेक सेंस। ये चीज आपको मेरी क्लियर हुई है, और जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनको भी समझ आई है जी, ये साजिद अकबर खान एंड इकरा। जी सर, क्लियर है सर। ठीक ये है। सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलिए, इफ इट इज क्लियर दैट इज गुड। सो ये थीसिस के कुछ फॉर्मल सेक्शंस की हमने बात कर ली, इन्हीं के ऊपर ये डिटेल्स यहाँ पे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप यू कैन सी इट एट योर ओन टाइम, बट जो बात मैंने की है वो इसके अंदर उसी तरीके से मैंशन है। और अभी नाउ वी मूव ऑन टू दी राइटिंग एस्पेक्ट्स में व्हाट मिस्टेक्स वी डू एंड उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा जी, सो क्वालिटी राइटिंग तो ऑफ कोर्स इज व्हाट इज राइटिंग बेटर इंग्लिश। सीधी सी बात है। अब उसमें टूल्स हमने कुछ डिस्कस किए, दोज टूल्स आर गोइंग टू असिस्ट यू ट्मेंडसली। ठीक है, ये टूल्स अब से कुछ अर्से पहले तक नहीं थे, पिछले 1-2 साल में बहुत तेजी से ये चीजें आई। सो नाउ इवन आप ग्रामरली की भी शायद जरूरत नहीं रही। ग्रामरली वाज वेरी इफेक्टिव अ फ्यू टाइम अर्लियर, बट नाउ दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द एआई राइटिंग थ्रू ग्रामरली। सो अगेन चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनको अपने सिस्टम में लेकर आना है। तो हमारे पास जो अच्छे इस वक्त एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उसमें चैट जीपीटी इज लीडिंग लीडिंग वन इसमें सबसे। बल्कि लेट मी शेयर अ टेबल एज वेल, ताकि थोड़ा सा आपको राइटिंग टूल्स के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा अंदाजा हो कि व्हाट इज। लेट मी सी जी। ये मुझसे अच्छा से बड़ा अच्छा पेपर भी है क्या इसके ऊपर? ओके, पहले शेयर कर फोटो मिस हो जाता है। Share it with the people on the other side. Share. चलिए, I just came across this tool, in fact this research paper. This is मैंने इसके बारे में स्टार्ट पे बात भी की थी कि because of the various tools available, जो कि Gen AI tools कहते हैं, now things are changing. So there are certain things which must be kept in mind, और अब हमें थोड़ा सा उनको एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। लाइक ये कि कुछ चीज़ें रिसर्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें रिव्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको दोनों को देखने की ज़रूरत है कि हम उसमें किस तरीके से चीज़ों को परसीव करें। सो रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से क्या है कि अब हम हमारे पास ये टूल्स हैं, तो दे कैन बी आर कोलीग्स, दे आर आर को वर्कर्स, तो वी शुड यूज देम, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप पे बहुत सारे काम करता हूँ। मेरे पास इससे पहले इसी के ऊपर मैटलैब है, पाइथन है, वो भी टूल्स हैं। बजाय कि मैं हाथ से मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बेसिक नॉलेज अपनी एक ब्लैक बॉक्स की उसकी अचीव करके और टूल्स की पर्सपेक्टिव से चीज़ें आसान कर सकता हूँ, कर रहे हैं बहुत लोग, पहले करते रहे हैं। तो जितने भी टूल्स आहिस्ता आहिस्ता आए हैं, जो कि शुरू में हराम डिक्लेयर किए गए हैं, फिर वो उन्हीं लोगों ने सब ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो वो चीज़ हमें शुरू से ही मान लेनी चाहिए कि ये एक चीज़ है और हकीकत है, तो हकीकत को मानना चाहिए। तो एक को वर्कर है मेरा, मुझे उसे यूज़ करना चाहिए। इट विल इट अलाउज मी एंड एवरीबडी आउट ऑफ अस कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो चीज़ है, जो शायद मैं पहले मुनासिब तौर पे अंग्रेजी में कन्वे नहीं कर पा रहा था किसी को, वो मैं अब कन्वे कर सकता हूँ। मैं इसको बताता हूँ, ये मुझे उसकी मुनासिब इंग्लिश लिख देता है।
ऑप्शंस भी देता है, और मैं उसमें से अल्टीमेटली जो मेरा दिमाग मान रहा है हाँ यार ये बात कर रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ ये है, मैं उसको वहां से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर देता हूँ। सो दिस इज गुड फॉर रिसर्चर्स, वी शुड डू इट, बट इंपॉर्टेंट इज डिस्क्लोज। अगर आप इसको ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जहां कर रहे हैं आप वहां पे करें। आपको भी ऐसे रिसर्च पेपर्स नजर आएंगे जहां पे लोगों ने एज अ वो ऑथर एआई टूल्स के नाम लिखने शुरू कर दिए कि जी मेरे साथ चैट जीपीटी था, मेरे साथ क्लॉड था, मेरे साथ ग्रॉक था, मेरे साथ जो है वो डीप सीक था, जो भी टूल है उसको आप मेंशन करें। तो एक तो ये एक साइड है। दूसरी साइड रिव्यूअर्स की क्या है कि रिव्यूअर्स को या जो एग्जामिनर्स हैं उनको देखने की जरूरत ये है कि जी दे शुड फोकस ऑन रिसर्च, कि वो क्या कह रहा है, बजाय कि किस तरह से कह रहा है वो एक अलग चीज है, क्या कह रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसने ब्रेनस्टॉर्म किया, स्ट्रक्चर किया, जिसे भी इस्तेमाल किया, बट वो बात वाकई इंसानियत के लिए अच्छी है, जरूरी है, अहम है, और ये बात ठीक है, तो हम उसको ग्रेड करें। और अपने बाइसेस जो हमारे शायद पहले हुआ करते थे, इंटरनेशनली देखें तो जी ये चाइनीज हैं या इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज हैं, तो इनको यार जरा ये इतने अच्छी बात नहीं करते होते जी, अमेरिकन अच्छी बात करते हैं, तो वो बाइसेस को भी कंट्रोल इस वजह से किया जा सकता है, बिकॉज इक्विटी आ गई है ना अब। चाहे एक रिसर्चर पाकिस्तानी है, चाहे एक रिसर्चर अमेरिकन है, बोथ आर एट इक्वल लेवल। और जो स्पेशली ये डोमेन है एआई का, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि कोई 200 साल से पहले कोई बॉर्न मेटलर्जिस्ट था या इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था, ऐसी कोई चीज़ अब नहीं रही, अब सारे बराबर हो गए। तो वन हु इज सिटिंग हियर इन पाकिस्तान इज इक्वली विद द सेम फैसिलिटीज, विद द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्टीज देन अमेरिकन काउंटर पार्ट, बिकॉज ये ऐसा डोमेन अब आ गया है। तो दुनिया में जो जहां पे भी है वो इस वक्त इक्वल है इस डोमेन के अंदर। तो ये चीज हम सबको मान लेनी चाहिए और इसको अपने अपने एंड पे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, और अगेन ओपनली डिस्क्लोज, अगर आप रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जेनआई की बात करते हैं तो ओपनली डिस्क्लोज करें अपने इन टूल्स के इस्तेमाल को। और जो मैंने कहा कि दिल वाला फिनोमेना, दिमाग ये आपको दे रहा है, बट दिल वाला फिनोमेना जो है वो आपने लेकर आना है। यू नीड टू प्रिजर्व द ह्यूमन टच इन योर राइटिंग, must carefulली रिव्यू योर वर्क बिकॉज these tools are going to give you an answer in any case। कोई ना कोई जवाब देंगे आपको ही, बिकॉज उनका उनके अंदर जो है वो ह्यूमन कंटेंट नहीं है स्टिल, तो वो अपने डेटाबेस के अंदर से कुछ ना कुछ आपको प्रोड्यूस करेंगे। फैक्ट चेक आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि बात ठीक कर रहा है, रेफरेंस ठीक दे रहा है, और जो डाटा दे रहा है वो ठीक दे रहा है, तो डबल चेक करना जरूरी है फॉर ऑल दी टूल्स जो कि हम यूज कर रहे हैं। आपको कोई आपकी कोई इन्फोग्राफिक कंटेंट भी बना रहा है, तो आपके टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर रहा है, तो लाजमी नहीं कि वो ठीक कन्वर्ट कर रहा हो, आप उसको देखेंगे ठीक कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एवरीथिंग हैज टू बी डबल चेक्ड। और अगेन ये टूल्स हैं, ये आपकी काम को इम्प्रूव कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, बट अगेन ये दुनिया की नॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं ना, उस दुनिया की उस बाउंड्री को बढ़ाना इनके बस में अभी भी नहीं है। ठीक है। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग एक इंसान की अल्लाह ने रखी है, वो इंसान में रखी है, वो इन टूल्स में अभी तक उस तरीके से नहीं है। ये अगेन जो बात अगर करेगा भी तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो शायद उतनी सॉलिड नहीं होगी, जो सॉलिड बात करेगा वो इंसान ही करेगा। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है इंसानी दिमाग की, वो अभी भी आपके पास ही है। तो दुनिया की इंफॉर्मेशन को, दुनिया की नॉलेज को बड़ा करना वो अभी भी मेरा और आपका ही काम रहेगा। उसके अंदर उस बाउंड्री तक ले जाना ये हमें ले जा सकता है, जो शायद एक इंसान के लिए मुश्किल है बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑन मेमोरीज एंड प्रोसेसिंग पावर। दैट इज गुड, वी शुड यूज इट, और अकॉर्डिंगली अपने काम को एनहांस कर सकते हैं। तो ये कुछ कट आप कहेंगे टेक अवे पॉइंट्स हैं फ्रॉम दी जेनाई टूल्स। ठीक है। सो जो इन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कि अगर हमने अच्छे फ्यूचर में जाना है, अच्छी चीजें करनी है, तो देर आर 4 steps which every stakeholder should take with the help of these tools in research and development side। जो इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक यूनिवर्सिटीज हैं, व्हाट दे शुड डू, दे शुड प्रोवाइड, they should move towards moving the ethical guidelines for their use in research straight away। उनको अभी से कहना चाहिए कि जी ओके है ये, इसको यूज करें, बट इसमें ये रूल्स या ये एथिकल गाइडलाइंस इस्तेमाल होंगे, जो कि अगेन यही है कि जी आप जब बताएं अनाउंस करें। और एक लिमिट लाइक एचईसी ने आपको लिमिट दे दी है कि जी 5% से ऊपर आपका कंटेंट जो है वो फ्रॉम दी जेन एआई टूल्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो नहीं आएगा अगर आप उससे सारा कुछ नहीं पूछेंगे, आप खुद उससे ब्रेनस्टॉर्म कराएंगे तो वो भी नहीं आएगा। अगर आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं कराएंगे, अपना दिमाग बंद कर देंगे और उससे चीजें लिखवाएंगे, तो वो कंटेंट विजिबल होगा। ठीक है। तो एक चीज ये होगी। देन पब्लिशिंग वेन्यूज जो है लाइक जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, दे शुड नाउ अपडेट सबमिशन गाइडलाइंस एंड टेम्पलेट्स। वो जो
एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना अभी तो। आप क्लाउड को कहते हैं वो आपको रिसर्च पेपर पूरा लिख देगा, एक SLR लिख देगा आपको, और बहुत अच्छा लिख के देगा। ठीक है। लेकिन आप उस चीज को किस तरीके से वो पब्लिकेशन वेन्यूज एड्रेस करेंगे, यानी इन दी लार्जर ग्राउंड, अगेन यूनिवर्सिटीज भी थीसिस एक्सेप्ट करेंगी ना, तो थीसिस को उन्होंने अब उसके अंदर किस तरीके से अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करना है, कि क्या आप लिखेंगे, क्या जनरल को यूज करें, कहाँ पे आप ना करें, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो उन टेम्पलेट्स को अब थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, या उनमें अब लोगों को फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो AI का डिस्क्लोजर है वो ट्रांसपेरेंटली लोग करें और उसको आप एक्सेप्ट भी करें। रिव्यूअर्स जो हैं वो दे नीड सम बेटर ट्रेनिंग ऑन दी AI कैपेबिलिटीज, अगेन वो बहुत पुराने, क्योंकि रिव्यूअर्स जान लिया पुराने लोग हैं। ठीक है। उनका इतना, टू बी फ्रैंक, नहीं है अंडरस्टैंडिंग जितना एक इस वक्त एक यंग बंदे का अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दीज टूल्स, देयर इफेक्टिवनेस। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता। तो उनको भी अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शायद ट्रेन करने की ज़रूरत है, कि जी ये इस हद तक केपेबल हो गए, और उनके वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि जी नाउ यू शुड आल्सो बी अलाइंड विद द न्यूअर टूल्स, पुरानी थिंकिंग थोड़ी सी खत्म करें। और रिसर्च कल्चर को अब शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स वैल्यूइंग दी थॉरो इम्पैक्टफुल वर्क ओवर पब्लिकेशन क्वांटिटी, कि ये वाकई माशरे के लिए अच्छा काम, अच्छी सोच एक बंदा दे रहा है, चाहे जे AI टूल यूज कर रहा है, लेकिन ये वर्केबल आइडिया है और इसको करना चाहिए। तो दैट शुड बी द फोकस ऑफ रिसर्च कल्चर, इंस्टेड कि आप 5 10 15 रिसर्च पेपर्स बिला वजह के ही लिखे जा रहे हैं, क्योंकि वो आप लिख सकते हैं आप विद द टूल्स, यू कैन राइट लॉट ऑफ थिंग्स। आप जहाँ पहले महीना लगाते थे एक रिसर्च पेपर को कंपाइल करने में, आप शायद 2 दिन में आप एक रिसर्च पेपर बेहतर कर सकते हैं। तो अब उसका फोकस पे लोगों का ये ना हो कि जी मैं अब पेपर पे पेपर लिखना शुरू करूं, बल्कि फोकस ये होना चाहिए कि मैं इम्पैक्टफुल रिसर्च करूं, महीने में ही करूं, लेकिन ऐसा काम करूं जो कि बाकी लोगों से हट के हो। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ यूजेज। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि LLMs के कुछ ना बेंचमार्किंग की जाती है, जितने LLMs हैं, जिसमें मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ, तो इसमें उनको जब हम मेजर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक, कुछ कोडिंग बेस्ड टूल है तो उनकी कोडिंग जनरेशन एक्यूरेसी के परस्पेक्टिव से वैल्यूएशन होती है। कुछ मैथ रीजनिंग के परस्पेक्टिव से, ये उन स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने, कोई 6 स्टैंडर्ड्स हैं। उनमें फर्दर भी सब सब स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो कॉमन सेंस रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ह्यूमन प्रेफरेंस, चैटबॉट। आपने नाम सुना होगा एक एक मजे का एक टेस्ट दिया था, एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, क्या था वो? तो ये था कि अगर एक आगे मशीन है, उसके साथ एक ह्यूमन या इवेल्युएटर जो भी कह लें, वो जब बातचीत कर रहा है, और एक मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि जो उसके जो क्वेश्चन कर रहा है एग्जामिनर, और जो उसका रिस्पांस आ रहा है, तो वो ये जज ना कर सके कि जो अगला है वो मशीन है या ह्यूमन ही है। बेसिकली वो दो डिफरेंट कमरों में है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है और मशीन उसका रिस्पांस देती है। तो अगर एग्जामिनर उसको जज नहीं कर पाता कि ये आगे मेरे सामने ह्यूमन बैठा है या मशीन बैठा है, तो मशीन जो है वो सक्सेसफुल है, ये ट्यूरिंग टेस्ट की बेस पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया बिलाल ने, कि आप थोड़ा इसमें ऐड कर लेता हूँ कि एवेल्युएटर को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी वही क्वेश्चन करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उसी कमरों के अंदर इंसान भी बैठे हुए हैं और मशीन भी बैठी हुई है। अब उससे वो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सबको फ्लोट कर रहा है, जवाब आ रहे हैं, और देन ही ग्रेड्स कि जी मुझे जो 5 जवाब आए हैं, इनमें से 5 में ये 2 मशीन्स थी, 3 इंसान थे। सेम क्वेश्चन टू बी आस्क्ड विद द ह्यूमन एंड द मशीन, एंड यू स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्सेस। और अगर एक मशीन इस काबिल हो जाती है कि वो जब जवाब दे रही है और जो वैल्यूएटर है वो जज ना कर पाए कि ये मशीन है, जो फिलहाल ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जी इट्स ये रिस्पांस वो ग्रेड करेगा जी, ये जो कमरा नंबर 1 से जवाब आ रहा है ना, यहाँ बंदा बैठा हुआ है, जबकि वहाँ मशीन जवाब दे रही है। कमरा 2 में बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ओके भी क्या, बंदे का जवाब आ रहा है। कमरा 3 में भी बंदा बैठा हुआ है, ये क्या जी मशीन के जवाब आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी ऑपोजिट साइड पे भी है कि इंसान ऐसे जवाब दे रहा हो कि जो मशीनी लग रहे हो। तो चीजों को बैलेंस करने के लिए देर आर रूम्स वेयर machines and human are sitting and evaluator is evaluating those responses, और ये अब उसके बाद ग्रेड करता है, और उसके बाद एक मशीन इस काबिल हो जाती है कि इसको बेवकूफ़ बना दे इसके सवालों के जवाब पे, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर गई। आज तक ट्यूरिंग टेस्ट किसी ने पास नहीं किया, इवन ChatGPT 4.0 जो इस वक्त है, ये भी ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाया। पीपल इजीली रिकग्नाइज कि जी ये ChatGPT 4 की तरफ से जवाब आ रहा है। ठीक है। एलन मस्क ने जो ग्रॉक देने की कोशिश की, ग्रॉक के पीछे कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है, जिसको ये एक्स AI कहते हैं, इस लिस्ट में XAI है, बिल्कुल ग्रॉक के नाम से है, 6 नंबर के ऊपर। ये ग्रॉक जो है ये एलन मस्क का मॉडल है, USA की कंपनी है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है।
और उन्होंने जो इसके ऊपर होमवर्क किया वो इसी परस्पेक्टिव से किया कि इस मॉडल को ट्यूरिंग टेस्ट पास करना चाहिए, बट स्टिल इट इज ऑल्सो नॉट एबल टू पास इट। ऑल्दो ये बड़ा ह्यूमनली स्टाइल में बात करता है, इसको अगर आप खोलोगे तो ये आपसे बड़ी दोस्ती वाले स्टाइल में एज अ फ्रेंड बात करेगा, और लगेगा कि जैसे आपको इनिशियल ऐसी लगेगा कि ये इंसान ही बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो अल्टीमेटली आप फिगर आउट कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी 4 भी इस काबिल नहीं है, बट रिसेंटली अगर आपको न्यूज आपने देखी हो तो 4.5 जो काम जिसका बीटा वर्जन चल रहा है, वो जब टेस्ट हुआ है विद द इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स, तो उसने ये टेस्ट पास करना शुरू कर दिया 4.5 ने। आउट ऑफ 173% रिव्यूअर्स ने उसको पास किया कि जी इट इज सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये वो अगेन जो मैंने 4-5 पैरामीटर्स मेंशन किए, उनके अंदर ग्रेडिंग हुई हुई है जो अभी लेटेस्ट एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। इसमें GPT-4 इज टॉपिंग द लिस्ट, स्टिल टॉपिंग द लिस्ट इवन आफ्टर जो आपने बड़ा नाम सुना डीप सीक का। डीप सीक के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी, वो आप लैंग्वेजेस के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, मसले मसाइल हैं। उन्होंने कुछ प्रोसेसिंग चीज़ें के पर्सपेक्टिव चीज़ें की हैं, बट ये कि स्टिल इट इज इसकी लिमिटेशन है। कैपेसिटी के इश्यूज हैं बहुत सारे। तो GPT-4 इज दी वन जो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी देता है टू वर्क फ्रीली विद दैट टूल, और आपको